गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम नेक्स्ट मेथड, बायलिंगुअल मेथड, न्यू मेथड है, मॉडर्न मेथड है, मनोवैज्ञानिक मेथड है। तो इस मेथड की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बायलिंगुअल, जैसा कि आप इसके वर्ड से, इसके मतलब से पहचान सकते हैं कि द्विभाषीय विधि, जब दो भाषाओं को कंबाइन करके एक विधि, जब दो भाषाओं को कंबाइन करके एक टारगेट लैंग्वेज को बच्चे को सिखाया जाता है, तो वहाँ पे जो मेथड यूज़ होता है वो बायलिंगुअल मेथड होता है। तो दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर सीजे डॉडसन। ये सबसे पहले इसका जो इन्वेंटर है सीजे डॉडसन है, ये आपको पता होना चाहिए। 1967 के अंदर इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। वेल्स इसका पूरा नाम है, सीजे डॉडसन ऑफ वाल्स, वाल्स से थी। इट इज़ ए मिड वे अप्रोच बिटवीन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ये जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का रास्ता है, ठीक है। यानी एक तरफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जिसको बिल्कुल ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है, ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें ट्रांसलेशन के माध्यम से बताई जाती है। और एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें डायरेक्ट चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, उनका मीनिंग बताया जाता है टारगेट लैंग्वेज में। तो जब इसके बीच का रास्ता, मतलब थोड़ा सा ट्रांसलेशन का, थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है डायरेक्ट भी बताएंगे, तो ये बीच का रास्ता निकल जाता है। दिस मेथड बिलीव्स दैट वाइल लर्निंग द मदर टंग द child has already stabilized the concept of so many objects and things in his mind. It is therefore useless repeating these concepts again while teaching a foreign language। यानी कई बार क्या होता है, बच्चा अपनी मदर टंग के अंदर, यानी जब सीखता है तो जब मदर टंग सीखता है तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है बच्चे के माइंड में ऑलरेडी होती हैं, जिनके वो मतलब समझता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चे के माइंड में ऑलरेडी होते हैं, जिनके वो मतलब भी जानता है। इसीलिए उन चीज़ों को बार बार रिपीट करना, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते टाइम बार बार उन चीज़ों को यूज़ करना मीनिंगलेस हो जाता है, यूज़लेस हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता। जैसे आजकल क्या है, जन्म होते ही बच्चे को एक माहौल दिया जाता है हिंदी बोलने का, और बीच बीच में जब हम इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करते हैं तो बच्चा कलर्स वगैरह के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के नेम जो है इंग्लिश में जानता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के। आप किसी भी छोटे बच्चे को अपने घर में जिसको इंग्लिश यानी हिंदी का माहौल मिला है, तो उसको इंग्लिश के जरूर वर्ड्स जो है उसके पेरेंट्स सिखा रहे होंगे, तो आप उससे पूछ के देखना, पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर हिंदी के वर्ड्स कम जानेगा वो और इंग्लिश के ज़्यादा। यानी आईज जो है, आप उसको पूछोगे आंखें कहाँ हैं तो वो आंखें नहीं समझ पाएगा। जब पूछेंगे आईज कहाँ हैं तो वो आईज जरूर बता देगा आपको, टम्मी बता देगा, नोज़ बता देगा। इस तरीके से बच्चे के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके नेम वो लैंग्वेज इंग्लिश में जानता है। तो उन चीज़ों को बार बार रिपीट करना जो है बहुत ही यूजलेस हो जाता है। इफ़ he knows the concept of a word in his mother tongue, we should give him the mother tongue equivalent of a word of foreign language। यानी जब वो अपने आसपास के माहौल में मदर टंग को जानता है, मदर टंग को यूज़ करता है, तो हम मदर टंग को थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं टारगेट लैंग्वेज को सिखाने में। द वर्ड बायलिंगुअल इज जनरली used to refer to the knowledge of two languages by the same individual। यानी इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को भाषा सिखाते टाइम, ठीक है, भाषा सिखाते टाइम हम दो लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। उसकी मातृभाषा में भी उन शब्दों को बता सकते हैं जिन शब्दों को टारगेट लैंग्वेज में हम सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम दो लैंग्वेज को सिखाते टाइम दोनों को समान प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर बच्चा जो जानता है, यानी जो मूर्त है, उससे इंडिविजुअल यानी अमूर्त है, जो उसको दिखाई नहीं दे रहा, जो अभी सीखना बाकी है, तो उसको उसके अंदर बता सकते हैं, तो बच्चा आसानी से सीखेगा। दिस मेथड टीचेज अ फॉरेन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ द चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज। यानी इसके अंदर फॉरेन लैंग्वेज जो है वो नेटिव लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाई जाती है। नेटिव लैंग्वेज होती है मदर टंग के माध्यम से जो उसकी टारगेट लैंग्वेज है वो सिखाई जाती है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो कौन सी है? मदर टंग इक्विवेलेंट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आर टोल्ड टू द क्लास। इसके अंदर क्या होता है, मदर टंग को भी इक्विवेलेंट के रूप में, यानी समानता के रूप में यूज़ किया जाता है इंग्लिश के वर्ड्स को सिखाने के लिए। वर्ड फॉर वर्ड translation is not done by the teacher. Translation is used only when the meaning of a particular word is difficult to explain through direct method।
ठीक है, थ्रू डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन के मेथड के अंदर एक एक लाइन का एक एक वर्ड का ट्रांसलेट करके बताया जाता है, इस तरीके से इसमें नहीं होता। इसमें उन्हीं चीज़ों का, जैसे बच्चा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है इंग्लिश की जो पहले से जानता है, उनके मतलब उसको नहीं बताई जाती ट्रांसलेट करके, उनको उसको उन्हीं वर्ड्स के मीनिंग बताया जाता है जिनके बारे में वो नहीं जानता। वहाँ पे मदर टंग यूज़ की जाती है, उसके कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं और उसको मीनिंग बता दिया जाता है, ठीक है। इंग्लिश पैसेज आर एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश एंड नोट इन द स्टूडेंट्स मदर टंग। इसके अंदर क्या होता है, इंग्लिश जो पैसेज होते हैं इंग्लिश के, वो इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं, मदर टंग के अंदर नहीं किए जाते। ऐसा नहीं है कि आप एक पैरा ले रहे हो, एक पैसेज ले रहे हो, उसको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आप मदर टंग के अंदर समझा रहे हो, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो होता है पूरा का पूरा टारगेट लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। इंग्लिश पैसेज अगर लिया है तो उसको इंग्लिश के अंदर ही ट्रांसलेट करके बताया जाएगा, ठीक है। कई बार मैंने देखा है इंग्लिश की क्लास के अंदर ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे उस ग्रामर को भी हिंदी में रिपीट करने का कहते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जब इंग्लिश की ग्रामर हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो फिर हम इंग्लिश की ग्रामर को सीखेंगे कैसे। तो इंग्लिश की चीज़ है वो इंग्लिश में ही सीखी जानी चाहिए, हिंदी का उसमें यूज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम बहुत ही डिफ़िकल्ट कोई वर्ड आ गया है, उसका मतलब हमने समझना है, उसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, उसकी कोई फ़ोटो भी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका मतलब हम मदर टंग में बता सकते हैं, ठीक है। The mother tongue is used only at the initial stage. This practice is dropped as soon as students develop sufficient vocabulary of the foreign language. इसके अंदर क्या होता है, मदर टंग है ना वो शुरुआती दिनों में बच्चा यूज़ करता है, उसके बाद प्रैक्टिस जो होती है ना मदर टंग को धीरे धीरे छोड़ती हुई जाती है और इंग्लिश की वोकेबलरी जो है ना बच्चे के अंदर फिट करती हुई जाती है। इसके अंदर ऐसी प्रैक्टिस करवाई जाती है जो प्रैक्टिस सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में होती है। जो शुरुआती दिन होते हैं बच्चे के, उनके अंदर थोड़े बहुत मीनिंग मदर टंग में बताए जाते हैं, बाद में नहीं बताए जाते। रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली एज डन इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसके अंदर पहले ग्रामर के भारी भरकम रूल्स जो है लिखवाए जाते हैं, रटवाए जाते हैं, रटो रटो रटो, ठीक है। इस तरीके से सेपरेट बताए जाते हैं, अलग बुक से पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें अगर कोई ग्रामर का कंसेप्ट बच्चे को ज़रूरी है, जिसके माध्यम से कोई चीज़ उसको समझानी है, तो ही उस मेथड को सेपरेट करके बताया जाएगा, अदरवाइज़ ग्रामर को सेपरेटली नहीं पढ़ाया जाता, अलग से नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। जो चीज़ें ज़रूरी होती है उन्हीं के अंदर ग्रामर को मिक्स करके बताया जाता है। सेंटेंस इज़ ए यूनिट ऑफ टीचिंग्स। इसके अंदर क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड के अंदर सेंटेंस जो होता है टीचिंग की यूनिट होता है। और ये जो यूनिट वाला क्वेश्चन है ना, सभी प्रकार के मेथड को इकट्ठा करके और उनकी जो यूनिट ऑफ टीचिंग है ना वो एक जगह लिख लेना। क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है और आगे भी बनेगा। किसी भी मेथड का नेम देके पूछ लेते हैं कि इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, तो बाइलिंगुअल मेथड की जो है यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस है। इसके अंदर वर्ड टू वर्ड नहीं समझाया जाता। ऐसे नहीं है कि बच्चे को वर्ड बाय वर्ड बताया जा रहा है, इस वर्ड का मीनिंग ये है, उसकी वोकेबलरी डेवलप नहीं करते। इसके अंदर पूरा सेंटेंस बताया जाता है, बच्चे को कम्युनिकेट करने के लिए कहा जाता है और बच्चा सेंटेंस और डायलॉग्स बोलता है, ठीक है। तो इसके बाद इसका क्रिटिकल रिव्यू, इसका आलोचनात्मक चिंतन क्या है, ठीक है। इसकी आलोचना भी की गई है। कोई भी मेथड आता है फिर उसके अगेंस्ट कोई मेथड आता है, जो उसके अगेंस्ट होता है वो बंदा उसकी क्रिटिकल रिव्यू तो देता ही देता है, उसकी आलोचना तो करता ही है, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड व्हेन रिव्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग हैज़ ए मेड लिटिल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज। इसके अंदर क्या है, साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही कम यूज़ है इसके अंदर, मनोवैज्ञानिक बहुत कम है, ठीक है। और इसका जो यूज़ है हम फील्ड ऑफ टीचिंग, ठीक है, मतलब फील्ड ऑफ टीचिंग है फॉरेन लैंग्वेज के अंदर, इसको ये बहुत ही कम प्रोग्रेस कर पाया है, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास टीचर्स की लेक है, ठीक है। ऐसे टीचर्स जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकेबल होते हैं, जो प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाते हैं, साइकोलॉजी तरीके से पढ़ाते हैं, इस तरीके के टीचर जो होते हैं हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से फील्ड के अंदर ये जो मेथड है वो बहुत ही कम प्रोग्रेस कर पाया है। ये बहुत ही अनजाना सा मेथड है, भूला बिसरा हुआ मेथड है, तो ये ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया। इन बाइलिंगुअल मेथड इट इज़ नॉट always possible to give a correct mother tongue equivalent because the meaning of some words have different
एक्सटेंशंस इन 2 लैंग्वेजेस, यानी इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक बात कही गई है कि मदर टंग को इक्विवेलेंट के रूप में यूज़ करना है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समानता की दृष्टि से। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो मदर टंग के अंदर और फॉरेन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज के अंदर समान होते हैं, वहाँ तो इक्विवेलेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं मदर टंग को, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब बहुत ही अलग होता है, ठीक है। इंग्लिश में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है, और हमारी क्षेत्रीय भाषा के अंदर तो बिल्कुल ही अलग होता है। तो वहाँ पे क्या एक हंसी मजाक बन जाता है, ठीक है। जैसे इडियम्स हम लर्न करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम जो मुहावरे हैं इंग्लिश के उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके अगर पढ़ने लग गए तो वो पूरा का पूरा मजाक लगेगा, पूरा का पूरा एक हंसी बन जाएगी। वो बच्चे उस तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका असली मतलब था क्या, ठीक है। तो इक्विवेलेंट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, हर बार नहीं कर सकते, कभी कभार एक आधे वर्ड के अंदर हो सकता है। द डिफरेंस इन वर्ड ऑर्डर ऑफ द टू languages can create some difficulty in bilingual presentation of meaning of a sentence। मैंने पहले ही बता दिया कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेम मीनिंग के होते हैं दो लैंग्वेज के अंदर, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। तो वहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट के रूप में यूज़ करते हैं तो वो जो मीनिंग है वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, वो असली जो हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं वो दे ही नहीं पाएंगे, जो हम समझाना चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेम मीनिंग कभी होता है कभी नहीं होता। इन Indian conditions, this method is suitable for both the teachers and the students as it is time saving। इंडियन जो टीचर्स और स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा है, टाइम सेविंग है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर, इंडिया के जो स्कूल है उनके अंदर बहुत ही क्राउड होता है, क्लासेस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम क्लासें होती है, एक क्लास के अंदर ना जाने कितने बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान देना पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पे टाइम सेविंग मेथड है, वहाँ पे इसको बता सकते हैं, ठीक है। बीच का रास्ता निकाल के डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बीच का इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इट लेज लिटिल एम्फोसिस ऑन ओरल ड्रिल्स। ये जो होता है ना, ओरल ड्रिल्स पे बहुत ही कम ध्यान देता है। अगर ओरल ड्रिल कम करवाई जाएगी तो जो क्राउडेड क्लासेज है उनके अंदर इसका आराम से यूज़ होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करवाएंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, टीचर भी इतने अवेलेबल नहीं रहते कि क्लास को सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ाया जा सके। तो ये टाइम सेविंग मेथड है, इसका इंडिया में अच्छे से यूज़ हो सकता है। स्टूडेंट्स लर्न बुकिश इंग्लिश एज देयर इज़ नो स्कोप फॉर कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस इन दिस मेथड। इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है बुकिश लैंग्वेज सीखता है, और बुकिश इंग्लिश का कन्वर्सेशन की जो इंग्लिश होती है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई यूज़ नहीं होता। क्या हम बोलते टाइम आपने अंग्रेज़ों को इंग्लिश बोलते हुए देखा है? क्या वो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है क्या वो उनका यूज़ करते हैं? नहीं करते। लेकिन हम क्या होते हैं, हमारे यहाँ कोई इंग्लिश सीख भी लेता है बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत बुक्स पढ़ने के बाद अगर इंग्लिश सीख भी लेते हैं तो वो इस तरीके की इंग्लिश बोलता है कि देखने पर ही लगता है कि ये फॉरेनर नहीं है, ये इंडियन है। क्योंकि हमारा जो टच है इंग्लिश का वो बुकिश है, हम बुकिश लैंग्वेज बोलते हैं और उसी तरीके की प्रोनंसिएशन भी करते हैं। हमारे टीचर्स को भी नहीं पता होता किसी वर्ड का प्रोनंसिएशन क्या है, तो फिर वो बच्चों को भी नहीं सिखा पाता, और अगर बच्चों को नहीं सिखा पाता तो फिर बच्चे भी उसी तरीके का बोलते हैं, वही लीक पीटते हैं जो उनका टीचर पीट रहा था। तो इस तरीके से इसके अंदर, इस मेथड के अंदर कन्वर्सेशनल जो प्रैक्टिस होती है वो नहीं होती, बच्चा सिर्फ और सिर्फ बुकिश लैंग्वेज सीखता है और उसी इंग्लिश को वो आगे पढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर कोई लेटर जो होता है वो साइलेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं साइलेंट किया जाता। जैसे एक वर्ड अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये एक्चुअल में पाम है, पाम का मतलब होता है हथेली, लेकिन आज भी मैंने कई टीचर्स को इसको पालम बोलते हुए देखा है। अगर ऐसे टीचर्स बच्चों को अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी प्रोनंसिएशन है बच्चों के तक पहुंचा रहे हैं तो बच्चे भी ऑल टाइम यही बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बाइलिंगुअल मेथड। कल हम एक नए मेथड के बारे में बात करेंगे, तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पेडागोजी पढ़नी है तो रटना नहीं है, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। पेडागोजी को पढ़ने का तरीका है, एक बार समझ लो, बाद में सारे क्वेश्चन अपने आप सही होते हैं। तो हम न्यू मेथड्स की बात करें, इंग्लिश के पेडागोजी में ज़्यादा मेथड नहीं है, 10 से 12 मेथड है। उन्हीं के अंदर पूरा जो लैंग्वेज का पार्ट है, पूरा पेडागोजी की जो मेथड वाला पार्ट है, अप्रोच वाला पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।